जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border. 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो है तो हमारा पड़ोसी, लेकिन भारत के दुश्मन देशों की लिस्ट में उसका नंबर सबसे ऊपर है। वैसे तो शांति प्रिय देश भारत के कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन पाकिस्तान और चीन जिस तरह से खेल खेलते हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, इन गतिविधियों ने इन दो देशों को भारत का दुश्मन बना दिया है। भारत का पाकिस्तान की हरकतों को यूएन में उठाना भी आम बात है। जब कभी भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आग उगलता है तो भारत भी चुप नहीं बैठता, फिर उसका जवाब भी पाकिस्तान को तरीके से दिया जाता है। बताया जाता है कि दुनिया के सामने असल में पाकिस्तान है क्या और दुनिया की आंखों में धूल झोंककर वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। अब फिर एक बार भारत ने दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान दोनों की पोल खोल कर रखी है। चीन इसलिए क्योंकि वो चीन ही है जो पाकिस्तान का साथ देने में कभी पीछे नहीं रहता, चाहे बात पाकिस्तान के आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की ही क्यों ना हो। तब भी चीन हर वक्त भारत के काम में अड़ंगा लगाता ही है। तो चीन और पाकिस्तान दोनों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आड़े हाथों लेते हुए दुनिया को दिखा दिया है कि इनकी असलियत क्या है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति की तरफ से आतंकी घोषित किया जाना था, लेकिन चीन की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने वाले प्रस्ताव को रोक दिया गया, जिसके बाद भारत ने चीन पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मामलों के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने यूएन में चीन की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे पास इस बात को मानने के कुछ बहुत ही पुख्ता कारण मौजूद हैं, जिनके मुताबिक हम ये कह सके कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बनाए गए ढांचे में बहुत कुछ गलत हो रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के कदम की निंदा करते हुए आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुना दिया। आप भी सुनिए आतंकी साजिद मीर का ये ऑडियो क्लिप। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ऑडियो में आतंकी साजिद मीर अपने दूसरे साथी को गोली चलाने की बात साफ कहते सुना जा सकता है। आप फिर से सुनिए कि ऑडियो में साजिद मीर अपने दूसरे साथी से क्या कह रहा है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट रोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। ऑडियो में सुना जा सकता है कि 26/11 मुंबई हमलों के समय साजिद मीर आतंकियों को निर्देश दे रहा था कि ताज होटल में जितने भी विदेशी हैं उन्हें मार दो। साजिद को भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकी घोषित कर चुके हैं, लेकिन उसे वैश्विक आतंकी बनाने का नंबर जब आता है तो चीन अड़ंगी लगा देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से हर बार आए प्रस्ताव को चीन ने रोक दिया है। तो चीन जिस साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से बार बार रोक रहा है, उसकी सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऑडियो सुनाकर भारत ने बयां कर दी है। दुनिया को बता दिया है कि ये जो दो देश आयरन ब्रदर्स बनकर घूम रहे हैं, असल में इनकी पहचान क्या है। साजिद मीर का एक नाम साजिद माजिद मीर भी है। मीर की वजह से कसाब और उसके साथियों ने मुंबई को दहलाया था। मीर को इन आतंकियों का हैंडलर माना जाता है, तभी तो भारत की तरफ से ऑडियो सुनाने वाला कदम उठाया गया। और ये पहला मौका भी नहीं है जब इस तरह से ऑडियो सुनाकर भारत ने अपनी बात साबित करने की कोशिश की हो, बल्कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी यूएनएससी में साजिद का यही ऑडियो सुनाया गया था, लेकिन इसके बाद भी चीन को सबूत नाकाफी लगते हैं और वो उसे आतंकी मानने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान तो 2016 में ही साजिद मीर को मरा हुआ बता चुका है। 2016 में ही पाकिस्तान ने साजिद मीर को मरा हुआ बताया। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे साजिद मीर को पाकिस्तान की सरकार ने साल 2016 में ही मृत घोषित कर दिया था। जून 2022 में जब पाकिस्तान ने उसे 15 साल की सजा का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ग्रे लिस्ट का ही कमाल है जो साजिद फिर से जिंदा हो गया। और वैसे भी साजिद मीर रहस्यमयी आतंकी है। रहस्यमयी आतंकी है साजिद मीर।
26/11 हमलों का हैंडलर साजिद मीर ऐसा आतंकी है जिसे सिर्फ कुछ लोगों ने ही देखा है। यहाँ तक कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पास भी इसकी एक ही फोटो है। आपको याद हो तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी लादेन के लिए ऐसी ही कहानी गढ़ी थी। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि लादेन जिंदा ही नहीं है और अगर है तो वो पाकिस्तान में नहीं रहता, लेकिन लादेन मिला भी पाकिस्तान में ही था और मारा भी वहीं गया था। वैसे कहा जाता है कि भारत भी आ चुका है साजिद मीर। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2005 में एक फेक पासपोर्ट और झूठे नाम के साथ साजिद मीर एक क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत आया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि साजिद मीर ने ही साल 2008 में हमलों की पूरी प्लानिंग की थी। साल 2012 में अमेरिकी वित्त मंत्रालय की तरफ से मीर को आतंकी घोषित किया जा चुका है, लेकिन UN में से ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने में पाकिस्तान और चीन रोड़ा बन रहे हैं। हालांकि इन्हीं आतंक को पालने पोसने वालों को सबक सिखाने के लिए, इनका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए ही एक बार फिर भारत ने UN में साजिद मीर का ऑडियो क्लिप सुनाया है। वैसे भारत की तरफ से साजिद मीर के खिलाफ की जा रही इस पुरजोर कोशिश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आखिर में विदेश मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मामलों के संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने UN में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। Practically real time on a daily basis. While the 9/11 terror bombings in this iconic city of New York had changed the landscape of the global counter-terror architecture, the 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy. 10 fully armed assailants from across our borders, well trained in conducting urban warfare, descended on the shores of Mumbai and wreaked havoc over 3 days. It resulted in 166 innocents being killed, and it included 26 foreign nationalities. During our chairship of the Security Council Counter-Terror Committee till last year, the entire UN Security Council visited Mumbai and paid collective homage at the site of the attacks in October 2022. We thank all member states present today for their solidarity in standing by the victims and in honoring their memories. We also commend the UN Office for Counter-Terrorism, who in a special gesture dedicated a tree at the Northeast Lawns to memory of all victims of terrorism and also invited a victim of the Mumbai terror attacks to share his story yesterday. But regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody. The first gap that we feel we need to plug, therefore, is in the sanctions regime itself, and see how do we improve its working methods to secure the successful listing of genuine, objective, evidence-based proposals. The second question